सेकेंड पॉइंट इज़ द डिसअपेरेंस ऑफ द प्राइसली कोड्स। ठीक है, सबको पता है, जैसे कि सबको पता है ब्रिटिशर से पहले जो थे वो राजा महाराजा ही सब पर रूल करते थे। वो क्या करते थे कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे ताकि उन्हें इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर रेपुटेशन मिलती रहे। पर ब्रिटिशर रूल जैसे ही स्टार्ट हुआ प्राइसली कोड ख़त्म होने लग गया। इसकी वजह से स्टेट के द्वारा पैट्रोनेट ख़त्म हो गया, जिसके कारण डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ। थर्ड वन इज़ द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कंपटीशन ऑफ मशीन मेड, अब इंडिया में क्या था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाए जाते थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट किससे बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। लेकिन जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट आते थे वो क्या थे, वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। ठीक है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। ठीक है, एक चीज़ हाथ से बनाई जा रही है और एक चीज़ जो मशीन से बन रही है, तो किसका प्राइस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली हाथ से बने हुई हैंडमेड प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में कम मेहनत लगती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा। अल्टीमेटली लोगों ने मशीन मेड प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए क्योंकि वो सस्ते मिलते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तो रिज़ल्ट क्या आया, इंडिया जो क्राफ्टमैन को हाई कंपटीशन के कारण अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का ख़त्म हो जाना। फोर्थ इज़ द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड मतलब उस टाइम क्या ब्रिटिशर उस टाइम पर जो ब्रिटिशर थे वो मतलब इंडिया में जो ब्रिटिशर कल्चर था और इस ब्रिटिश कल्चर की वजह से लोगों ने ब्रिटिश लाइफस्टाइल को अपनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स को अपने से सुपीरियर ही मानते हैं, आज भी मानते हैं, इसलिए हम उसकी कॉपी करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये भी एक रीज़न है इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होने लग गई। ठीक है, एज़ कंपैरेटिवली ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई और अल्टीमेटली डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ। फिफ्थ पॉइंट इज़ लास्ट पॉइंट इज़ बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इज़ इन इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, ये तो सबको पता है, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स है बड़ी मार्केट, उनकी भी प्रोडक्ट्स को बड़ी मार्केट एक्सेस मिल सके, मतलब उनके प्रोडक्ट सारी इंडिया में फैल जाएं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें ख़रीदे और ऐसा हुआ भी, किसके, रेलवे के आने के बाद ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। तो रेलवे के आने के बाद क्या है, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट बढ़ी, जबकि इंडियन प्रोडक्ट के लिए कम हुई। इंडियन प्रोडक्ट के लिए कम हुई लोग, ठीक है, और वो क्योंकि वो महंगे थे, अगेन क्या हुआ, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से हैं जो ऑब्जर्वेशन है जो जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसके बाद क्या आई, मॉडर्न इंडस्ट्री लाई, लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी वो भी स्लो थी। कैसे थी, ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और धीरे धीरे 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आने लगी, पर उनकी ग्रोथ का प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा स्लो था। पहले तो केवल जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप करते थे, मतलब कि करने तक कन्फाइन थी। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित, मतलब कि उन्होंने सिर्फ इतना ही था कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल को ही टेक्सटाइल मिल ही स्थापित की जाएगी, मतलब इतनी ही की जाएगी। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्री उसकी भी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो होने लग गई। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मिल जिसको इंडियन डोमिनेट करते थे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन कंट्रीज़ में लोकेटेड थी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन लोकेटेड का मतलब ये मेनली कहाँ थी, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर थी। वेस्ट में है ना, इंडिया के वेस्ट में पार्ट में, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत बार आ चुका है कि जो उस टाइम कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर लोकेट थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन कंट्रीज़, मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात में वो चीज़ लोकेट थी। ठीक है, कहाँ पे लोकेट थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन कंट्रीज़, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेट थी। जो टेक्सटाइल मिल जो थी वो कहाँ लोकेट थी, बंगाल में लोकेटेड थी।
कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ लोकेट थी? महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट टेक्सटाइल मिल कहाँ? बंगाल में। ठीक है, साथ के साथ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी आने लगी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, जिसका एग्जांपल है टाटा एंड स्टील कंपनीज। टाटा एंड, जिसके टिस्को भी कहते हैं, टिस्को, TISCO, टाटा एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में आई थी। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो कहाँ लोकेटेड थी? महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो टेक्सटाइल मिल कहाँ लोकेट थी? बंगाल के अंदर। ठीक है, और आयरन और स्टील इंडस्ट्री कब आई? 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। कब आई? 1907 में। इसे टिस्को भी कहते हैं। कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी थी, जैसे कि शुगर थी, सीमेंट था, पेपर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद आई थी। ये सब इंडस्ट्री जो आ रही थी इंडिया में, ये गवर्नमेंट का, मतलब इसका गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं था। सारा रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, बल्कि ये इकोनॉमिक सिनेरियो, मतलब सिचुएशन बदलने की वजह से था, जो कि वर्ल्ड वार 1 और 2 की वजह से बदला। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें लेती ही नहीं थी, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, सब ब्रिटिशर्स का ही रोल था इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब क्या हुआ, तब वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल गुड की कमी होने लगी। जो इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करते थे उनको फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? आयरन और स्टील और सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज एक्स्टेब्लिश की, पर इसके गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था। सारा पार्टिसिपेशन किसका था? ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, तो बस उन एरिया पर ही ध्यान देते थे जिनकी वजह से उनको फ़ायदा होता था, जैसे कि रेलवे पे ध्यान देते थे, क्योंकि एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ठीक है, तो इसलिए वो रेलवे पे उन चीज़ों पे ही ध्यान देते थे, बाकी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे, जिससे जो मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो स्लो होने लगी। थर्ड वन इज़ द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वॉज नॉन एक्सिस्ट। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल जो कि हमारी किसी भी इंडस्ट्री की कोर होती है, मतलब कोर होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कोर एलिमेंट होता है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है। ठीक है, और वो भी ऑलमोस्ट क्या थी? नॉन एग्जिस्टेंट थी। नॉन एक्सिस्टेंस कैपिटल गुड्स पहले बताती हूँ। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन टूल या मशीन बनाती है या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जिनका कंजप्शन हो सके, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। ये नॉन एग्जिस्टेंट क्यों थी? नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्री जिनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पैसा लोगों के पास था नहीं, इंडिया इन्वेस्ट कर सकते नहीं थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं और इंडस्ट्री की ग्रोथ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वन नॉट एग्जिस्टेंट। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं होगी क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है, अगर वही नहीं हो पाएंगी उससे इंडस्ट्री का सेक्टर का डिग्रेडेशन हुआ। फोर्थ वन इज़ द लैक ऑफ बेसिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज। लास्ट जो टॉपिक है, लैक ऑफ बेसिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की कमी थी। आयरन और स्टील मिल एक एक्सेप्शनल केस था, मतलब कि हैवी इंडस्ट्री वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ स्टील और आयरन इंडस्ट्री ऐसी थी। उस टाइम उसको एक्सेप्शनल, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में काउंट होती हो। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हुआ? इंडस्ट्रियल का डिग्रेडेशन हुआ। तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल का डिग्रेडेशन हुआ। फर्स्ट वन इज़ द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, सेकेंड वन इज़ द स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, थर्ड वन इज़ द कैपिटल गुड इंडस्ट्री व नॉन एग्जिस्टेंट, फोर्थ वन इज़ द लैक ऑफ बेसिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिग्रेडेशन हुआ।